भाई बहन का रिश्ता बहुत ही खास है और सादा। बहन बांधे राखी और भाई करे वादा। दुनिया में कहते हैं इस रिश्ते को सबसे प्यारा, यही है भाई बहन का सबसे रिश्ता प्यारा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। आज मेरे साथ मौजूद है धौलपुर की जानी मानी भाई बहन की जोड़ी। तो आज मैं मालविका और दुष्यंत जी से आप लोगों को रूबरू कराती हूँ। तो आइए हम जानते हैं सर और मैम से। सबसे पहले मैं आप दोनों का अपने चंबल प्रभा चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप राजाखेड़ा से ही विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ने वाले हैं? चारों विधानसभा छोड़ के तो आपने राजाखेड़ा को ही क्यों चुना? पहले हम इतने सालों में अगर देखा जाए तो धौलपुर में हमारी हिस्ट्री रही है राजनीति। बाकी हमें बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर और राजाखेड़ा चारों विधानसभा में लोगों से हम जो व्यवहार वाला रिश्ता रहा है। फिर 2018 में मेरे पिताजी ने कैसा भाजपा ज्वाइन किया चुनाव से 1 महीने पहले, और आखिरी 15 दिन में उनको पार्टी का एक डिसीजन था कि राजाखेड़ा से डील किया जाएगा। तो मेरे फादर गए, लड़े, वहाँ उनको 12 से 15 दिन में 62,000 वोट पड़े। और फिर मेरे पापा ने पूरा एक सर्वे किया। जब लोगों ने इतना उन पे वोट डाल के होप रखी तो हम फिर छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि देखिए राजाखेड़ा में ऐसे 1-2 विधायक पहले रहे हैं जो जीते हैं, लेकिन एक दिल्ली चले गए, एक आपको बताइए धौलपुर में है। तो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो लोग जो आपको वोट डालते हैं और आपसे कुछ रखते हैं कि आप उनकी मदद करोगे, काम क्या करोगे, और आप उनको अगर छोड़ के चले जाओ, हार जीत अलग चीज है। देखिए हम धौलपुर में भी हारे, 3 चुनाव हारे, एक राजाखेड़ा का हारे। तो मेरे पापा का उसूल यही था कि अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। हार जीत अलग चीज है। वो विधायक भी नहीं थे, फिर भी उनकी इज्जत किसी विधायक से कम नहीं थी। सब जानते थे उसूल वाले हैं, मुंह के मुंह पे बात करते थे, पीछे कोई किसी की बुराइयां नहीं की है। तो हम उन्हीं का ही खून है। तो आप एक चीज बताओ, जब 2018 में 62,000 वोट लोगों ने डाला और एक हमने एक भरोसा रखा, तो हम उस भरोसा को तोड़ के कैसे आ जाए? तो ये धौलपुर घर है और मैं धौलपुर भी जा रहा हूँ, लेकिन सपना वही है जो मेरे पापा का सपना था। पापा को भी ऐसी बात नहीं ऑफर आए थे बहुत कि धौलपुर या राजाखेड़ा, तो पापा ने तो सीधे कहा कि धौलपुर में भी कमल का फूल खिलाएंगे, लेकिन अब मैं चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ राजाखेड़ा से ही लड़ूंगा जहाँ की जनता की मांग कर रही है। एक आजादी की जो लड़ाई चल रही है हमारी, और अभी हम मेरी बहन जी रिपोर्ट बताएंगी और अखबार में आए दिन आप देखते हैं कितना काम हुए। 70 साल हो गए। हम भी देखिए सब 2 परिवार रहे धौलपुर में, एक राजाखेड़ा रहे, एक हम रहे धौलपुर में। तो बात आ सकती है कि साहब उन्होंने किया है, हमने किया, बहुत सवाल उठे, लेकिन हमारा तो क्या सब सिर्फ 25 साल का ही तो रहे कार्यालय। जो 25 साल का टेन्योर रहा है हमारा, हम उसका हिसाब दे देंगे। लेकिन हम जो जा रहे हैं राजाखेड़ा, हम यही तो बात कर रहे हैं कि हम 25 साल में धौलपुर जितना भी काम हुए, हम उनसे यही तो सवाल कर रहे हैं कि आप 60 साल के ऊपर हो गए हैं, अब उसका तो जवाब दो ना इतने साल में। तो वही भरोसा है जनता। मैं जब जाता हूँ राजाखेड़ा तो जनता यही पूछती कि आप धौलपुर तो नहीं जा रहे, धौलपुर तो नहीं जा रहे। तो जब मैं उनसे कहता हूँ नहीं जा रहे धौलपुर, एक वादा कर रहा हूँ, तो वो वादा कैसे तोड़ दिया? बात वाली है, तो बात सही है, पूरी बात पूरी कर दी। तो कैसा प्यार मिल रहा है आपको राजाखेड़ा से इस टाइम? बहुत अच्छा। ये फादर थे तो अलग परिस्थिति थी, या फादर नहीं थे तो एक शक आया था कि अब क्या होगा, कौन उस कोठी से लड़ेगा। तो मेरी बहन जी भी जब पापा का डिमाइस हुआ था सडन, तब से मेरे साथ है, बिजनेस में भी हेल्प कर रही है। पहले मैं फील्ड वर्क में, दिवाली के बाद से आपने देखा सूरत में जाना शुरू किया। प्रचार हमने अप्रैल से शुरू किया, एंड आई थिंक हमारी 23 पंचायतें हो गई हैं। मेरे हिसाब से इतने हिस्ट्री अगर आप देखो राजाखेड़ा की, पूरी धौलपुर 4 विधानसभा में आप देखोगे तो किसी ने भी ऐसे पद यात्रा मार के लोगों से नहीं मिला होगा। तो हमारा ये जो नया वो है टेक्निक है, नई स्टेट्स है हमारे, जो भी हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, प्यार समर्थन मिल रहे हैं। और हम जब भाषण भी दे रहे हैं तो वो जो तालियों की गूंज आती है सुनाई में, और लोगों से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, माताएं बहनें भी गला लगाती हैं, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद, जो आंखों में प्यार दिख रहा है। मैं ये तो भी नहीं बता सकता 3 महीने हैं चुनाव में कि कितने से जीतेंगे। वो आप लोग पत्रकार बैटर समझते हैं मार्जिन कितना होगा, लेकिन मैं एक चीज से बड़ी गर्व से कह सकता हूँ कि इस बार जब चुनाव होगा तो हम निश्चित जीत हमारी। कल ही मैम काफी देखने को और सुनने को मिला कि आपने ना कुछ रिसर्च पेपर निकाला है, तो उसके बारे में क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वही जिस संदर्भ में आपने हमारे भाई साहब से बात की, धौलपुर और राजाखेड़ा, हम हमेशा लोगों से जाके यही कहते हैं, धौलपुर हमारा जन्म स्थान है और राजाखेड़ा हमारा कर्म स्थान है ना। तो आपका मन का रिश्ता होता ही है अपने जन्म स्थान से, लेकिन क्योंकि पापा ने और पार्टी ने
राजाखेड़ा में ही काम करना है, तो हमारी कर्म भूमि तो राजाखेड़ा ही रही। तो देखिए इसी संदर्भ में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या बनाया। थोड़ा आपके व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड और दे देती हूँ कि भाई साहब और मैं, हमारे पापा चाहते थे कि हमारी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाए, तो उन्होंने हमें, और कभी ये नहीं कहा कि बेटी या बेटे में कभी फ़र्क रखेंगे, तो उन्होंने हमें दोनों को इक्वल मौका दिया कि हम बाहर जाएं, पढ़ाई करें, सक्षम हो। तो भाई साहब का भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस और जैसी कंपनीज में काम किया है, एमएससी स्किल इंडिया में काम किया है। और मेरा भी तकरीबन जितना भी एक्सपीरियंस रहा है 10-12 साल का, मेरा पब्लिक पॉलिसी और सोशल डेवलपमेंट में रहा है। तो जो काम पापा यहाँ पे करते थे, शायद एक तरीके से वही काम भाई साहब ने भी दिल्ली में किया, एमएससी स्किल इंडिया में भी यहाँ गए थे। और मैं जिन भी कंपनीज में काम कर रही हूँ, वो भले ही एली लिली हो या फिर हिटाची हो या कारगिल हो, मेरा पूरा काम CSR सस्टेनेबिलिटी में रहता था। तो उसमें क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं और जो सरकार भी है, वो ये कहती है कि भाई 2% जो कंपनीज का प्रॉफिट है वो CSR एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, जिसमें आप कुछ ना कुछ काम करें, आप पढ़ाई से संबंधित करें, आप चिकित्सा से संबंधित करें। तो कई बार इन विषयों में हमारी पापा से भी बात होती थी। पापा कहते थे जो काम आप वहाँ पे बड़े शहर में जाके कर रहे हो एक पॉलिसी लेवल में, वही काम हम एक ग्रामीण क्षेत्र में भी कर रहे हैं। और राजाखेड़ा के बारे में मैं बहुत चर्चा करती हूँ। मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ, एक कारण है कि हमने ये जो फोटो ली है, हमारी जो कवर पेज ली है, इसमें एक पोस्टर है, यहाँ पे हमारे पिताजी की फोटो है और यहाँ पे भैया हैं और हम हैं। तो जब हम ये डिज़ाइन कर रहे थे, हम एक ऐसी फ़ोटो लेना चाहते थे जिसमें हम लीडर्स की तरह तो दिखिए, लेकिन देखिए पापा से एक इमोशनल कनेक्शन है, वो हम कभी ख़त्म नहीं करना चाहते, और इसीलिए हमने ये फ़ोटो ली। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि हमने ये रिपोर्ट क्यों बनाई है। ये हमने मिलजुल के ही बनाई, लेकिन इसमें हमने क्या किया, जयपुर में भी, दिल्ली में भी, लोकली यहाँ धौलपुर राजाखेड़ा में भी, हमने 46 पंचायतों में से 23 पंचायतों में जाके घर घर जनसंपर्क कर लिया है। जब हम जनसंपर्क करते हैं, पदयात्रा मारते हैं, ये आइडिया जो था ये पूरे भैया का था। उन्होंने कहा कि हम अप्रैल से ही अपना कैंपेन शुरू कर देंगे। हालांकि अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने अपना कैंपेन इस तरह से शुरू किया हुआ है। अब इसकी खासियत ये है कि एक तो हर एक मतदाता और हर एक जो क्षेत्र में रहने वाला वासी है, वो हमें चेहरे से पहचानता है, हम उन्हें चेहरे से पहचानते हैं। हर घर, हर गाड़ी, हर जगह जाके हमने देखा है कि भाई असुविधा कहाँ है। अगर लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हम कभी भी बिस्लरी का पानी नहीं लेके जाते, हम हमेशा उन्हीं के घर में पानी पीते हैं। अगर किसी के घर में खारा पानी है, जब तक हम पियेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को क्या दिक्कत है। अगर वहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है, अभी हम हाल ही में गए थे गनीदी पंचायत में, हमें दिख रहा था वहाँ पे क्या समस्या है। हम वहाँ के क्षेत्र के लोगों से वहाँ पे चले, तब हमने देखा कि क्या समस्या है। तो आधा तो इसका जो श्रेय है, इसमें आप ये मानिए कि हमारी इनपुट्स है, जिसमें कि हमने 23 पंचायतों में जाके जो भी देखा, हमने वो रिपोर्ट बनाई। उसके बाद जो एकेडमिशियंस हो गए, जो मीडिया हो गई, आप लोग खास करके इतना मेहनत करके आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें आप देखिएगा, हमने यहाँ पे कई मीडिया रिपोर्ट्स भी निकाली हुई है। ये देखिए, एक महिला है यहाँ पे, इन्होंने हमें फोटो भेजी थी कि इनके घर के आगे पूरा कूड़ा कचरा है और अपने बच्चे को लेके खड़ी है, कह रही है मेरा बेटा बीमार है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा था मैं पत्रकारों को भेज दूंगी, अगर किसी को ये मुद्दा सही लगा, उठाने लायक, तो उन्होंने बस ये बताया कि भाई इस गांव में ये महिला ऐसे खड़ी हुई है। तो मीडिया का हमें बहुत सहयोग रहा है। उसके अलावा हमने जयपुर में और दिल्ली में जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करी। तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, इसके बारे में कोई विषय में कोई बात नहीं करेगा। जब हम दिल्ली में थे, हम नीति आयोग के साथ काम करते थे। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने नीति आयोग की स्थापना करी हुई है और वो अमिताभ कांत जी हैं, वो उसमें उसको लीड करते हैं। मैं जब दिल्ली में थी, मैंने इन लोगों के साथ काम किया था। इन्होंने पूरे देश में 112 जिलों की एक लिस्ट निकाली है और ये सबसे पिछड़े हुए जिले हैं और इनको नाम दिया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। और आप खुद देखिएगा यहाँ पे, खैर मैं आपको शेयर भी करूँगी कि राजस्थान में 5 ऐसे जिले हैं। देखिए नंबर 1 पे कौन सा है, धौलपुर जिला है। ठीक, अब धौलपुर जिले में आपकी 4 आ जाएंगी विधानसभाएं, आपकी बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा। हमने सरकार की ही रिपोर्ट का डेटा उठाया और हमने कहा कि धौलपुर क्यों पिछड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ी ऐसी जो कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक फाउंडेशन है। और उसके बाद जो टाटा ट्रस्ट है, टाटा एक बहुत ही ज़्यादा एक विश्वसनीय नाम है भारत में। इन लोगों ने मिलकर ये कहा है नीति आयोग के साथ काम करके कि ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे कितनी पिछड़ी हुई है ये जिले। क्यों पिछड़ी हुई है? चिकित्सा में पिछड़े हैं, पैसे में पिछड़े हैं,
कितनी अद्भुत बात है, यहाँ पे चंबल जाती है और आप जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है ना। और वैसे आप कछियारा एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर साल 1.5 साल में अगर ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो घर डूब जाते हैं। तो हम गए थे अभी जब पराशपुरा पंचायत में, तो भाई साहब ने भी देखा था, आपको याद है, वो कह रहे थे कि हमें प्लॉटिंग के लिए रहने को जगह नहीं मिल रही है, हम कहाँ रहेंगे, हम घर के बिल्कुल ऊपर चढ़ के रह जाते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हमने 6 चीज़ों को उठाया हुआ है। एक तो हो गया आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आ गई आपकी सड़क, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह। एक हो गया पानी, ठीक है। तीसरा है आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, कि हमने देखा है यहाँ पे, और ये भाई साहब खुद इस विषय पे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं कि यूथ के लिए हम क्या करें, जो यहाँ पे पढ़ लिख रहा है लेकिन उसके पास कोई एरिया नहीं है, वो जाके जॉब भी कहाँ करें। उसके बाद पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद आप देखिए फिर यहाँ पे आपका खेती। कई बार हम क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोगों से कहते हैं राजा खेड़ा तो 3 क के बिंदुओं में ही समाप्त हो गया है। खेचू मतलब हैंडपंप नहीं है, खरंजा मतलब सड़क, और तीसरा कृषि विकास। आप जब गांव के लोगों से बात करेंगे तो आपको उन्हीं की भाषा में बात करना पड़ेगा। तो हमने इन्हीं मुद्दों को लेकर सिर्फ ये नहीं बोला है कि मुद्दे क्या है, हमने ये भी बोला है कि क्या ऐसे पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। इसीलिए मैं इसे एक्चुअली इंग्लिश में एक वर्किंग पेपर बुला रही हूँ कि हमने इस पर वर्क करना शुरू किया है। 30 पंचायतें करी हैं और हम कोई पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। आज ही देखिए ये अखबार है राजस्थान पत्रिका, धौलपुर पत्रिका में अपने आपके व्यूअर्स के लिए मैं शेयर करती हूँ। देखिए क्या खबर निकली है यहाँ पे, विकास को तरस रहा अतरौली, अब तो रिश्तेदार भी आने से कतराने लगे। तो जो ऐसी खबरें अखबार में निकलती हैं, जो हमने फील्ड में देखा है, हम इन खबरों को एकजुट करते जा रहे हैं और हम एक साथ इस रिपोर्ट को और बढ़ाएंगे। ये अभी आपको 30 पेज की दिखती है, जब हम अपनी 46 पंचायतें कर लेंगे तो सोचिए कितनी मोटी रिपोर्ट बन जाएगी, है ना। और हम इसको बड़े राजनेताओं को तो प्रस्तुत करेंगे, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपके जो PM वगैरह हो गई, उनके पास भी जाएंगे। हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम किसी पे ये नहीं कह रहे कि आपने काम नहीं किया, ये हम तो एक बहुत सकारात्मक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है साहब, ये मुद्दे हैं, क्या राजा खेड़ा के पूरे इतिहास में किसी ने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाली है कि यहाँ पे ये मुद्दे हैं और हमें इन पे काम करना है। और हमें ज़्यादा काम करना भी नहीं है। नीति आयोग ने योजनाएं ऑलरेडी निकाल रखी हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। हम तो कह रहे हैं कि आप केंद्र की योजनाओं को लेके आइए और अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। बस यही है हमारी इस रिपोर्ट का पूरा विषय, जिसको हम काफ़ी लोगों के साथ और बुद्धिजीवियों के साथ और आप जैसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। आप ये बताइए कि आपने मुझे अभी 5-6 आपने पॉइंट्स बताए मुझे रिसर्च के लिए, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रखेंगे? आप बताओ अपनी पॉलिसी। ठीक है, देखिए हमारे वही जो मैंने कहा, जो 3 हमारे मुख्य मुद्दे हो गए ना, कि आपका जो पानी हो गया, आपकी जो सड़क हो गई, और आपका जो कृषि विकास हो गया। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं, ये एक तरीके का हमारा एक मैनिफेस्टो भी होगा जो हम बनाएंगे कि अगर हम लोग आ जाते हैं, अगर पार्टी हम पे भरोसा दिखाती है और अगर क्षेत्र की जनता भी हम पे भरोसा दिखाती है, और हम तो बहुत एस्पिरेशनल लोग हैं, हम कहते हैं अगर 2 लाख के मतदाता है तो हम लोग तो अगर लड़ना चाहेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा मेजोरिटी पे जीतना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा सब कुछ सफल हो जाता है तो शुरू के 2 साल हम 3 ही बिंदुओं पे काम करेंगे कि हर घर पे पानी हो, स्वच्छ पानी हो। अब वो ज़रूरी नहीं कि आपका कैंचू से आए। देखिए मोदी जी की हर घर जल योजना भी है, थोड़े एडवांस लोग हैं, नल लगवा देंगे। नंबर 2, हर गांव में सड़क होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी माता पिता को ये चिंता हो कि आज हमारा बच्चा बीमार हो गया तो हम उसे अस्पताल कैसे लेके जाएं। तो सड़क की सुविधा होनी चाहिए। बच्चियों को पढ़ने के लिए जाना है तो सड़क की सुविधा होनी चाहिए। और नंबर 3, देखिए हमारे पास कृषि तो है यहाँ पे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सिर्फ कृषि ही एक ऐसा ऑप्शन क्यों रहे। हम ये चाहते हैं हमारी जो जागरूक लोग हैं यहाँ पे, जो युवा पीढ़ी है, ये पूरी की पूरी युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए हो, रोजगार। तो शुरू के 2 साल में हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हर घर में एक ना एक ऐसा व्यक्ति जरूर हो जिसको अच्छा रोजगार मिले। वो भले ही किसी फैक्ट्री में हो या बिजनेस में हो, या फिर हम कृषि में देखेंगे कि क्या करना चाहते हैं कि उनकी आमदनी बढ़े और घर में जिस तरीके से लोग अभी गरीबी से परेशान हैं, जो उनकी बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित है, वो तो नहीं हो। जेब में पैसे होंगे तब तो कोई खर्च करेगा चिकित्सा में और पढ़ाई में। जेब में पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे। तो मैम आप लोग जाते हैं धौलपुर से राजाखेड़ा तक आप लोग जाते हैं, तो ये रोडें जो इतनी खराब पड़ी हैं, गड्ढे हैं जगह जगह, सड़क बनती है 4 दिन बाद ही फूट जाती है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? मैं इसमें
सवाल करना चाहूँगा, जवाब देना चाहूँगा इस सवाल पे। ये मैंने एक हम सिकरौंदा पंचायत में जब गए थे तो वहाँ पे मैंने बात रखी थी कि सड़क बनती है और ऐसी क्या क्वालिटी की बनती है कि फिर ख़राब हो जाती है। एक काम होता है उसकी, चलो यहाँ पे देखते तो है नहीं क्या क्वालिटी का सामान यूज़ किया गया है। तो मैं पूरा एक विधायक को टारगेट करता हूँ और जो ठेकेदारी जो कर रहे हैं, जो सड़कों के लिए जो जिम्मेदारी लेते हैं। आप देखिए जब हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, जब मरेना में उनकी रैली थी अभी 4 महीने पहले, वो एक सड़क बनी थी जो मनिया से मांगरोल से होते उधर आती है, वो उसी समय बननी शुरू हो गई कि मुख्य चलो बढ़िया है, कुछ बन गई, लोगों का काम हो जाए। अब आप उसी सड़क में जाओ उल्टा, ऐसी कहाँ सड़कें मिलेंगी जो 1-1, 2-2 सालों में खराब हो जाती हैं। तो थोड़े महीने भी नहीं हो पाई। ये इसे वही उस सड़क की नहीं बात करा, पूरे राजाखेड़ा जाओ, पता नहीं क्यों इतने बार बार कॉन्ट्रैक्ट। देखो इससे क्या होता है, जनता को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है और पैसा जो जनता का लग रहा है पैसा वो भी बर्बाद हो रहा है। एक अगर सड़क बन रही है तो वो ऐसी बन जानी चाहिए ना कि वो सालों तक सही रहे, ताकि दूसरे सड़क में कॉन्सेंट्रेट कर। यहाँ क्या होता है, एक सड़क में कॉन्सेंट्रेट किया, 2 साल बाद फिर से उस सड़क में किया, फिर 3 साल बाद दोबारा, तो वही सड़कें बनती रहेंगी, बढ़ते रहेंगी, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ है ना इनसे। तो अभी तक कोई जवाब तो आया नहीं है इनका। तो इस सड़कें, दूसरा क्या है, गड्ढे हो जाते हैं तो पानी भरता है, मच्छरें आ रहे हैं, देखिए कितने मच्छरों से चिकनगुनिया, डेंगू। अब मैं ना विदेशों में बहुत काम किया हूँ, विदेशों मेरे दोस्त रहे, इटली, हर जगह की, तो वहाँ पे भी तानाशाही होती थी, लेकिन तानाशाही ने भी वहाँ पे भी मच्छर खत्म कर दिया। मैं नहीं कह रहा मच्छर खत्म कर देंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पॉसिबल है अभी इंडिया में, लेकिन हम कम तो कर सकते हैं। जो पानी गड्ढे में भर रहे हैं, बरसात आती है, मच्छर हो रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, उनके पास जगह नहीं होती, वो आस पास ही खेलते हैं। सबसे ज़्यादा बीमार कौन, बच्चे पड़ रहे हैं। मैं गमियों में जाता हूँ, धौलपुर में इतनी गमियों का रेट तो नहीं है हाई, पर आप राजाखेड़ा जाओ, मैं गमियों में जाके बैठता हूँ। ये दुख का है। अब जब मैं परिवार वाले से बात करता हूँ वो कहते हैं साहब मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था, मैं उसको आगरा नहीं ले जा पाया, ग्वालियर नहीं ले जा पाया, क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए। तो ये जो शुरुआत है ये कहाँ से आती है, बहुत छोटी चीज़ है पर आगे बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लोग कहते हैं अरे साहब पानी भर रहे हैं, सही हो जाएगी मच्छर, लेकिन ये मुद्दे भी बहुत बड़ा इशू है। आप बाहर जाएं शहरों में, वहाँ पे इतने बड़े इश्यूज नहीं है सारे, पर राजाखेड़ा विधानसभा में ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। सड़कें नहीं है, पानी भर रहा है, जैसा अखबार में लिखा है। रिश्ते को, आप मेरे भी घर में मेहमान आएंगे, मेरे दोस्त आएंगे दिल्ली से और बाहर से आएंगे, तो मैं देखूंगा ना कि घर की साफ सफाई हो, कमरा साफ हो, हम सब रखते हैं। लेकिन हमारे रिश्तेदारी आ रहे हैं, पानी भर रहा है, गाड़ियां फंस जा रही हैं, तो रिश्तेदारी पे गलत मैसेज लेके जाता है, तो क्या होता है वो बदनामी होती है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। बाकी वैसे सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी पवन जैन जी वो भी राजाखेड़ा से विधानसभा की टिकट लेना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने सर्विस कर रखी है वहाँ पे, अब रिटायर होके आए, अच्छा है, आए घर आ गए वापस। और मैम देखिए हम, ठीक है राजाखेड़ा में तानाशाही चल रही है, लेकिन लोकतंत्र तो है, टिकट कोई भी क्लेम कर सकता है, और अभी किसी की भी टिकट पक्की नहीं हुई है। मैं आपको बताऊँ, धौलपुर हो, बाड़ी, बसेड़ी, भाजपा ने भी कोई अनाउंस नहीं किया। जब तक अनाउंस नहीं हो जाता, टिकट किसी की जेब में नहीं है, किसी की पक्की नहीं है। लोग आ रहे हैं कह रहे हैं हमें टिकट मिल गई, हमें टिकट, ठीक है जो लोग कह रहे हैं टिकट मिल जाएगी, पर मैं आपको बता देता हूँ, हम ये नहीं कह रहे मेरी टिकट पक्की है, पार्टी रहेगी तो अच्छी बात है, हम मेहनत कर रहे हैं, सर्वे होगा, उसमें नाम ऊपर आएगा तो टिकट मिल जाएगी। जनता साथ है तो टिकट है, जनता साथ नहीं है तो टिकट क्यों आएगी? क्योंकि आप देखिए जो भी यूपी का चुनाव हुआ था, योगी साहब जीते थे, दूसरी बार रिपीट हुई, इसके बाद सब गुजरात में भी चुनाव हुए, तो मोदी जी और अमित शाह जी ने एक बहुत नए टिकट दिए। वो क्यों टिकट बांटे? वो विनेबिलिटी में देखा जाता है कि विनेबल कैंडिडेट कौन है, जो विनेबल कैंडिडेट है उसी को टिकट मिलती है। अब मैं दिल्ली की बात करता हूँ, मैं दिल्ली में था तो साहब किरण बेदी जी ने भी सर्विस की है, बहुत अच्छा काम किया है, वो रखा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सर्विसेज और पॉलिटिकल में जमीन आसमान का अंतर है। आप जब सर्विस कर रहे हो, आप कलेक्टर हो, आप IPS भी हो, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका तो काम है वो करना। तो इसका ऑटोमेटिकली नहीं कि आपने यहाँ सर्विस दे दी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको पॉलिटिकल में सीढ़ी का एकदम आपको टिकट मिल जाएगा। किरण बेदी जी थी, वो आई बीजेपी, ठीक है, भाजपा ने कुछ समय नया कार्ड खेल रहे थे, उनको पता था गवर्नमेंट उस समय थोड़ा फाइट चल रही थी आम आदमी पार्टी से, तो उनको कीर्ति नगर सेफ सीट जो थी, जहाँ हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी 50-60 हजारों से जीतते थे, किरण बेदी जी जो इतनी फेमस थी वो भी उस सीट को नहीं बचा पाई, जबकि दिल्ली जैसी जगह। तो ये अब आएंगी ये टिकट, देखिए प्रत्याशी बहुत है, लोकतंत्र है, सबकी मैं इज्जत करता हूँ, कोई भी टिकट मांग सकता है, मैं मांग सकता हूँ, आप किसी का, सबका राइट है, लोकतंत्र है, कोई गलत बात नहीं है, अच्छा है मांग रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो पार्टी डिसीजन लेगी उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे। मैम जनता आप लोगों को ही चुने, तो उसके लिए आप क्या खास कर रहे हैं? मैम आप देख रहे हैं हमारी पद यात्रा चल रही है, अभी राउंड 1 है, राउंड 2 भी होगा, और मैं आप देख रहे हैं हम हर जगह घूम रहे हैं,
लोगों से जुड़ रहे हैं। मैम, जनसंपर्क ही एक सबसे बड़ा वो होता है जब आप लोगों से जुड़ते हो। लोग क्या होता है, चुनाव आती है, टिकट आती है, 10-15 दिन पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है, लोगों से राम राम करते हैं। तो वो भी सवाल करते हैं, यार महिला कितना पूछती है, वोट लेने तो आ जाते हो, वोट देने के बाद कहाँ गायब हो जाते हो, वोट तो दे रहे हैं, गायब कहाँ हो जाते हो। तो उन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या, हम हर घर हर पूरा, हम एक भी कदम नहीं छोड़ रहे पूरी विधानसभा। हमने विधानसभा में अगर 23 पंचायतें की हैं, तो 23 पंचायतें भी हम अब ऐसे घूमेंगे, हम एक भी घर एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। तो जो लोगों से मन से जुड़ना है, उससे बड़ा जनसंपर्क कुछ नहीं है, मेरा जो मानना है। डायरेक्टली टच में फोन पे बात करना अलग होता है, ठीक है, आप डायरेक्टली जब जुड़ते हो तो लोगों को भी पता चल जाता है आप कैसे हो सकता है मेरी कोई बुराई कर रहा हो, आज ये है वो है वो है, तो उसको लगता है अरे भाई साहब ये है, मेरे पापा के लिए भी ये करते थे। पर जब पापा गए राजाखेड़ा, लोगों से मिले तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो पापा के बाद से ठीक है, कुछ थे रूमर्स, जिसमें मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा, मैं फील्ड में गया, मैंने मेहनत की। आज वो लोग जो बातें करते थे अब साइलेंट हो गए, क्यों? क्योंकि मैं जब जनता से ही डायरेक्ट जुड़ रहा हूँ तो जनता जवाब दे रही है ना मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो मानना है डायरेक्ट मैन टू मैन टच। बहन जी भी जा रही है मेरी, तो फीमेल वोटर्स बहुत है मैम, जैसे उन्होंने रखा था, रोजगार नहीं है। मेरे पापा दादा ने यहाँ रिको लाए, थर्मल पर बहुत चीजें, सड़कें वड़कें बनाई, वहाँ तो कुछ काम ही नहीं हुआ। तो जो यूथ होता है, जब उसके पास कोई रोजगार नहीं होता और उसे अपना घर चलाना होता है, तो उसको मजबूरन अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़ के हैदराबाद, गुजरात, मद्रास, मतलब हर दूसरे स्टेटों में जाना पड़ता है और सालों में सिर्फ 1-2 बार ही आ पाते हैं। तो घर से दूर रहना पड़ता है। वो उनको कोई अच्छा नहीं है कि बाहर जाने में, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको घर भी चलाना है। तो मैम ये चीज़ भी हम जाके जब बात उठाते हैं और जो लोग आए हुए थे दिल्ली से छुट्टी पे, जब वो सुनते हैं तो वो भी मन से जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ इतने साल हमने देख लिया जो होना था, अब हम बदलाव देख रहे हैं। और मैम बदलाव से दमदार शब्द कुछ नहीं। बदलाव बहुत कठिन चीज़ होती है। कोई बच्चा हो कि कोई मिड एज में हो कि कोई बड़ा बुजुर्ग हो, वो जो बदलाव लाना होता है ना आपको अपनी लाइफ में, तो बदलाव एडजस्ट करना इजी नहीं होता। पर मेरे को जो लगता है इस बार राजाखेड़ा का जो बदलाव है ये आपके 3 महीने आपके सामने हो जाएगा, क्योंकि जनता परेशान है। तो धौलपुर से आपको क्या लगता है कि बीजेपी के असली दावेदार कौन है? वही मैंने जब भी आपके सामने बोला था, राजाखेड़ा से भी टिकट फाइनल नहीं है, धौलपुर में भी दावेदार है, सर्वे पे मिलेगी टिकट। जो जीत रहा होगा उसी, जो कांग्रेस उसी को ही देगी जो उसका विनेबल कैंडिडेट होगा, और भाजपा उसी को टिकट देगी जो उसका विनेबल कैंडिडेट होगा। अब बाकी पार्टीज हैं वोट काट रही हैं। देखो फाइट तो अब पूरे देश में ही कांग्रेस और भाजपा की चल रही है। और अब इस बार जो राजस्थान का चुनाव आ रहा है, मैं आपको बड़े दावेदार से कह सकता हूँ कि 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार आई थी, अब 5 साल में जो बदलाव आएगा, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो कमल का फूल ही पूरे राजस्थान में खिलेगा और जिसे पार्टी अपना टिकट देगी वो सर्वे पे देगी। जैसे बाई चांस मान लीजिए कि आपको टिकट नहीं मिलती है, तो फिर आगे आपके कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? उस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, जनता बताएगी मैम। मैं ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट नहीं मिलती, बट मैम मेरे को जो लग रहा है राजाखेड़ा में एक ही अगर परिवार को हराना है तो जनता की मांग है। मैम आजकल मैं आपको बताता हूँ, जनता टिकट दिलाती है। अब वो समय गया जब पार्टी टिकट इशू तो वही करती है, स्टैम्प वही लगाती है, सिग्नेचर करती है, फाइनलाइज भी वही करती है बात करके, लेकिन टिकट दिलाता कौन है? जनता दिला रही है। आप सर्वे करो राजाखेड़ा में जाके, आप हर गली मोहल्ला लोगों से भी 23 पंचायत, उन पंचायतों में भी जाओ जब हम जाने वाले हैं, हर जगह मांगी यही है कि बच्चे लोग कब आ रहे हैं हमसे मिलने। एक तो इनकी ये मांग हो गई, तो जब मांगी यही कर रहे हैं कि हमारी पंचायत में कब आ रहे हैं। रोज बहुत कॉले आते हैं, कब आ रहे हो, मैं कभी हो पाता है नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि कहीं कभी बैठा रहता हूँ। वो सवाल क्यों करते हैं कि आप हमारे यहाँ कब आ रहे हो? वो बुलाना चाह रहे हैं। जब वो मुझे अपने घर बुलाना चाह रहे हैं, मिलने के लिए बुला रहे हैं, उनको पता है चुनाव में भी 3 महीने हैं, तो टिकट तो जनता ही दे रही है। मैम तो ये था आज अपने सामने दुष्यंत और मालविका का इंटरव्यू। तो राखी का त्योहार है, तो बहन भाई की जोड़ी आज हमारे साथ है, तो क्यों ना बहन भाई से रोचक कुछ क्वेश्चंस हो जाए और इसी अंदाज में आप अपना रक्षाबंधन एंजॉय करें। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग हुई नैनीताल सेंट मेरीज कॉन्वेंट। मैं बोर्डिंग स्कूल में थी पूरा जब तक 12th कंप्लीट नहीं किया तब तक। तो आप दोनों एक ही स्कूल में थे या अलग? मैम पड़ोसी थे। जैसे रक्षाबंधन होती थी तो कभी होता था होली और दिवाली में, रक्षाबंधन में हमें हॉस्टल में रुकना पड़ता था। ये सेंट मेरीज कॉन्वेंट में थी, मैं सेंट जोसेफ्स में था मैं। और बहुत स्कूलों में हमारी शूटिंग, आप मूवीज़ देखोगे तो शूटिंग भी हुई है। चलिए उसमें नहीं आना चाह, तो रक्षाबंधन में ऐसा होता था, कभी ये मेरे से मिलने आ जाती थी, स्कूल वाले ऑर्गेनाइज कराते थे टीचर। कभी हमें तो एक लिस्ट बन जाती थी कि किन किन की बहनें सेंट मेरीज में पढ़ रही हैं, तो एक लिस्ट बन जाती थी, हम लाइन बना के जाते थे। और अगले साल कभी कभी हम आ भी जाते थे धौलपुर, बहुत कम, 1-2 बारी धौलपुर में हमने रक्षाबंधन उस समय बनाई थी। तो वही पुरानी याद, आपने सवाल पूछा, तो नैनीताल में स्कूलिंग थी,
फिर ये जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो ये बेंगलोर भी थी 3 साल, फिर मेरे को वहाँ से राखी भेजती थी पोस्ट से, तो स्कूल में आ जाती थी हॉस्टल में राखी की, ठीक है। फिर क्या हुआ मैम, जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ और इनका कॉलेज ख़त्म हो गया तो हम दोनों ही टाइमिंग थी कि हम दोनों डेली साथ गए, और तब से ज़्यादातर साथ ही रक्षाबंधन बन रही है मैम। तो आप दोनों में से सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? उसमें चर्चा मैम, दोनों शरारती नहीं, हम बड़े सीधे साधे बोले लोग हैं, पर हाँ जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम अशोक शर्मा जी का खून है, तो हम स्ट्रेट शरारती तो नहीं है, मजाकी हैं, और जो होता है मुंह पे बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते, तो शरारती समझिए आप जो भी लोग उस तो पर। सबसे ज़्यादा मम्मा पापा की डांट किसको पड़ी है? मैम मेरे को पड़ी है ऑब्वियसली। एक्चुअली मैं इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। हमारे पापा पता नहीं क्यों ये सोचते थे कि मुझे बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा ने कभी भी हम पे आवाज़ भी उठाई होगी या कुछ कहा होगा। हमेशा अरे बेटा बेटा ये मत करो, बेटा ऐसे मत करो, और वो हमेशा हमसे एक बहुत ही फ्रेंडली बॉन्ड क्रिएट करते थे। तो पापा का तो मतलब ये था, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहती थी, उनको कवर करना पड़ता था क्योंकि पापा स्ट्रिक्ट नहीं थे। लेकिन पापा ने हमेशा कहा कि बेटा जब हम थोड़ा सा बड़े हो गए कॉलेज में, कि आप तो मेरे फ्रेंड जैसे हो, और उनका ये भी कहना होता था कि मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं आपका फादर हूँ तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी एक लाइन होती थी, वो कहते थे उम्र में वो ज़्यादा तजुर्बा है। लेकिन जो पिछले 20-30 साल गए हैं इस पीढ़ी के, इसमें एक होता है इंक्रीमेंटल चेंज की हल्की हल्की पीढ़ी बदल रही है, एक होता है डिसरप्टिव चेंज। आप देखते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कई प्रोग्रेस की वजह से हमारी जो जनरेशन है उसने बहुत ज़्यादा बदलाव देख लिया है। हमारी जनरेशन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स भी देखे हैं। तो हमारे फादर ये कहते थे कि मैं कभी भी अपना कोई डिसीजन आप पे थोपूंगा नहीं, हम दोस्त की तरह बात करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हमारे फादर के साथ तो बहुत ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप था, मतलब बहुत आराम से बात कर लेते थे कई ऐसे विषयों पे, बहुत ऐसे। तो आप दोनों में से मम्मी पापा से डांट कौन पड़वाता था कि इसने ये गलती कर दी और उसने ये गलती कर दी? हम ये चीज़ मैम, एक्चुअली हम हॉस्टल में रहे ना, तो हमने क्या, हमारे को दोनों को फॉरेनर्स ने भी पढ़ाया था, हमारे यहाँ फॉरेन कोचेज होते हैं, टीचर्स होते थे, फिर आगे भी हमने काम किया, सीखा, हमने देखा है मैम, जब हमने काम भी किया, आज भी हम जो कर रहे हैं, हम खिलाड़ी भी रहे हैं, तो हम खेल भी जब खेलते थे, मेरी सिस्टर बास्केटबॉल थी, मैराथन भागती थी, और मैं भी चीज़ों और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल रहा हूँ, तो हमने देखा है मैम, अगर आपको कोई भी खेल हो कि वो काम हो, किसी भी चीज़ में प्रोफेशनलिज्म या लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप दूसरों को डांट मत पड़वाओ, लंगड़ी मत मारो, आप तो बस खुद कंप्लीट करो। आज जो आदमी गोल्ड मेडल जीतता है, कोई भी टूर्नामेंट चल रहा होता है, वो तभी जीतता है जब वो सीधे भागता है, वो साइड में पीछे देखेगा और दूसरों को गिराने की कोशिश करेगा तो खुद भी गिरता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम इंडिविजुअल अगर मेहनत करें, हमने कभी एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं किया, हमने तो इनफैक्ट सपोर्ट किया है। आज मेरे फादर नहीं है, ये नहीं है, तो मेरी सिस्टर दिल्ली में थी, किसको पता था आना पड़ेगा। देखिए मैम सही बात है, मैं भी फादर के साथ था, 3 साल हो गए अब तो मेरे को, पर 2 साल में ही उनका डिमाइस हो गया था, तो सपोर्ट इतना बहुत रहा हुआ है, इतना सपोर्ट रहा है इनका। तो राखी के गिफ्ट के लिए कभी कोई लड़ाई कि मुझे ये ही चाहिए या कुछ कोई डिमांड ही नहीं रखी है हम अपने मन से। इसमें नॉर्मली क्या होता था, मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती थी कि मैं भैया के लिए राखी कौन सी खरीदूँ, क्योंकि ये बहुत पिकी हैं, आप देखिए इनकी ये वॉच भी, इनको मैंने ये गिफ्ट करी थी, तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा फैंसी राखी नहीं पहनेंगे, तो मैं ढूंढ के ऐसी इनके लिए राखी लाती थी कि मैं बांधूंगी तो एक दिन तक तो पहन लेंगे। ऑर्डिनरी राखी में कहता था अब तो बस राखी दो, बांधो। ये पहले जब स्कूल में था तो चॉकलेट्स देता था, कॉलेज में आए तो थोड़ा गिफ्ट का अपग्रेड हो गया, फिर जब कमाना शुरू किया 2014 में या 15 में जब मेरी पहली जॉब लगी थी, तो फादर ने पहले कह दिया था कि इस बार रक्षाबंधन की तो मुझसे पैसे नहीं मिलेगा बेटा, फिर वो खुद अपनी जेब से देना होगा। तो मैं कैसे सेविंग करके इनको, मैं भी फिर दिल्ली में जाके गिफ्ट दिलाता था, जो भी परफ्यूम जो भी इनका होता था, परफ्यूम्स ही ज़्यादातर दिए। और मैं अपने जो कोचेज़ होते थे उनसे राय लेता था, यार मेरी फॉरेन कोचेज़ होते थे, यार अब मेरे को तो पता नहीं कौन सा परफ्यूम देना चाहिए, तो उनको सारे ब्रांड्स रटे हुए थे, अच्छा अब ये देते, ये वाला लास्ट ईयर दिया, तो उससे हमेशा आई थिंक अच्छा ही ऑप्शन लाया था। तो आपके लिए सबसे यादगार गिफ्ट? ये परफ्यूम ही हो गया था, मतलब जब ये फर्स्ट टाइम लेके आए थे मेरे लिए, और ये इन्होंने अर्न करना शुरू किया था, और मेरी कभी ऐसी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि हम भाई बहन है ना, हमारी समहाउ पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है स्कूल से ही, हमेशा से एक दूसरे के लिए कवर अप करने के लिए। तो द फैक्ट कि ये फर्स्ट टाइम लेके आए मेरे लिए, सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा था। परफ्यूम ही नॉर्मल। तो आज राखी का क्या गिफ्ट होने वाला है? मैम अब राखी बंधवाऊंगा इनसे, अब जैसा इंटरव्यू होगा राखी बंधवा के फिर इनको एक जरूर ऐसा गिफ्ट दूंगा जो काफ़ी अच्छा होगा। पर मेरा जो मेन गिफ्ट होगा
वो 3 महीने बाद ही देना चाहूँगा, क्योंकि मैम मैं आपसे बोलूँ, जब से फादर नहीं है तो मैम देखिए, जन्मदिन तो मैंने कभी आज तक पहले से नहीं बनाए हैं, ठीक है। रक्षाबंधन हम हमेशा बनाते हैं, पिछली बार हम रक्षाबंधन नहीं बना पाए थे क्योंकि वो समय अगस्त था। तो मैम ठीक है, रक्षाबंधन होगा, गिफ्ट दूंगा, लेकिन मेरा जो अंदर ही जो मेन गिफ्ट है जो मैं फादर के लिए राजाखेड़ा की जनता को देना चाहता हूँ, वो है मैम विकास, सिर्फ और सिर्फ विकास, ताकि आने वाले सालों में भविष्य सुधरे, है ना। और मैम इतना जो पिछड़ापन हो गया, मैं उसमें तो ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता हूँ, पर ये कह सकता हूँ अब जो जीतने के बाद जो गिफ्ट होगा उसमें भी हम ऐसी संघर्ष करेंगे ताकि हम 5 साल बाद, अभी तो 3 महीने के बाद भी हम 5 साल बाद लड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी 5 साल बाद है, तो 5 साल बाद जब हम गिफ्ट देंगे तो यही बोलूँगा, बढ़ता हुआ बदलता हुआ राजाखेड़ा ही नहीं, धौलपुर आप सबके सामने होगा, वो है मेन गिफ्ट। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा किसी के लिए? तो आज राखी के अवसर पर आप चंबल प्रभा के माध्यम से धौलपुर वासियों को क्या कहना चाहिए? जी देखिए, मैंने तो आप देख ही रहे हैं, आज राखी का दिन है। मैंने बहुत क्षेत्र में लोगों को पहले ही कह दिया था कि मैं बहन जैसी हूँ उनकी। मेरे को घर में सब प्यार से मौली बुलाते हैं, तो आपकी मौली करके मैं सबसे बात करती हूँ। मैंने राखी का डिब्बा रखा हुआ है, मैंने मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है। क्षेत्र से जो भी आ रहे हैं, बहन राखी बांधने का अवसर मांग रही है, मिठाई खिलाने का अवसर मांग रही है और आप लोगों से आशीर्वाद मांग रही है। तो जो कोई भी देख रहा है, अगर आप आए हमारे कार्यालय जगन सिनेमा टॉकीज पे, राखी बंधवाने आइए, भैया से मिलिए, घर से मिलिए। तो ये थे आज हमारे साथ धौलपुर के जाने माने भाई बहन की जोड़ी, तो जिनसे बातचीत करके हमें काफ़ी अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि आपने भी आज काफ़ी गहराई से इन दोनों को जाना होगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और देखते रहिए चंबल प्रभा।